यार मेरे आने से पहले ना एक बार ये नोट्स ओपन कर दिया करो ना यहाँ के। हाँ हाँ जी, कहाँ से चालू करना है? यस, मैंने आप लोग को ऐसे इसके लिए कहा था। ऐसे 200 से 300 तक कुल मिला के 7 से 8 एसेज हैं। 7 एसेज हैं। एक है ऐसे ऐसे 200, उसके बाद आया 210, 220, 230, 240, 250, 299 और 300। 8 होने चाहिए ना? तो मैंने लास्ट में कह दिया था 300 भी करिए ना। चलो कोई बात नहीं, याद करके आए हैं आप लोग ये? मैंने याद करने के लिए कहा था ना आप लोग को ये। हाँ जी, या से वैसे बस लिख के लाए हो कॉपी के अंदर? किस किस ने याद किए हैं? चलो बताओ। हाँ, अरे इसको बोले ना। हाँ, नहीं क्या ये पूरा का है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हाँ, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे मतलब कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे। हाँ, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म हम्म, पूरा नहीं है। जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, बैठ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, गुड। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, थ्री। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या बोलते हैं और किसने याद किया है? मतलब कल याद करके आ रहे हैं सब, है ना? तो शी हैज़ ऑलरेडी सेट अ बेंचमार्क, ठीक है, कि याद हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कल याद करके आने हैं, बरोबर? ठीक है। ऐसे 300 किसने याद कर रखा है? ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, वील टेक अ लिटिल लेस स्टेप। छोटा स्टेप लेते हैं। कल इतना ही याद करके आओ, 300 तक ही याद करके आओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं सोच रहा था आगे का, बट मैंने कहा नहीं, रहने देते, कोई बात नहीं। तो आपने 300 तक ऐसे इस लिख लिए ना? तो कल एक काम करना ना, कल 500 तक लिख के ले आओ। लिख के याद आपको 300 तक ही करना है, लिख के 500 तक आ जाओ। ठीक है, याद आपको यहीं तक करना है 300 तक, लिख के 500 तक आ जाओ। ज़्यादा नहीं है, 315 एक है, 330 है। ठीक है, फिर उसके बाद 500 की सीरीज़ है, 500, 501, 502, 505। ठीक है, 510, 20। ठीक है, 30, 50, 80 और 60 और 70। पहले खुल गया था। ठीक है, डन।
तो कल आप ये ऐसे लिख के ला रहे हैं और बाकी आप याद करके आएंगे 300 तक के। ओके, जब ये याद हो जाएंगे तो उसकी एप्लीकेबिलिटी बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि बाकी लोगों के मुकाबले आप 10 नंबर ज़्यादा कैसे ला सकते हैं ऑडिट में। सेम कंटेंट, सेम जितना कंटेंट उसको पता है उतना ही कंटेंट आपको पता है, फिर भी आप 10 नंबर ज़्यादा कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब आप, चीटिंग नहीं करनी है। सेम कंटेंट सर, सेम कंटेंट, आप समझे नहीं बात को। फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने कहा जितना आपको आता है उतना ही दूसरे किसी बंदे को आता है, फिर भी आपका स्कोर उससे 10 नंबर ज़्यादा होगा। ओके, आज चीटिंग करोगे क्या? जितना आपको आता है उतना ही उसको आता है, तो फिर ऐसे के नाम से क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ऐसे के नाम याद करिए, लेवल अप करिए, उसके बाद चलिए। प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी, यहीं से चालू करना है अपने को, ठीक है भाई। ऑडिट कमेटी क्या है? सबको बनानी नहीं होती है ऑडिट कमेटी, ठीक है। ऑडिट कमेटी कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को ही बनानी होती है। तो ऑडिट कमेटी क्या है? इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड ओनली बाय सेलेक्टेड कंपनीज। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 177, ऑडिट कमेटी का सेक्शन कौन सा है? ऑडिट कमेटी का सेक्शन कौन सा है? 177 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177। सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो होंगे ऑडिटर के कैजुअल वैकेंसी के अंदर भी, वो सब कौन करेगा? वो सब ऑडिट कमेटी ही रेकमेंड करेगी। समझ आ गया? अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी कर सकती है क्या? अपॉइंटमेंट कौन करता है ऑडिटर का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा ऑडिटर अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सा ऑडिटर अपॉइंट करते हैं? फर्स्ट ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फर्स्ट ऑडिटर को ही अपॉइंट करते हैं, या फिर कैजुअल वैकेंसी में ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। वो भी तब जब कैजुअल वैकेंसी राइज हो रही है ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी या किसी और रीजन की वजह से, नॉट ड्यू टू दी रेजिग्नेशन। के केस में कितने टाइम में जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा और कितने दिन में? मेंबर अपॉइंट करेंगे बाय कॉलिंग एन ईजीएम, और कितने दिन में? 90 डेज में, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद भी रेकमेंड कर देगी अगर उनको ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन पसंद नहीं आएगा तो, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर रही है यहाँ पे। तो वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे, बल्कि कैजुअल वैकेंसी वाले भी, उसके लिए रिकमेंडेशंस कौन देगा? ऑडिट कमेटी। तो ये लिखा है अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ सच कमेटी। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को कंसिडर किया जाएगा। ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, हाँ, ऑल पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। अब पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और बोरोइंग्स, तीन चीजों की बात करी जा रही है। कितनी चीजों की बात करी जा रही है? तीन चीजों के बारे में बात करी जा रही है। अब तीन चीजों के बारे में जो बात करी जा रही है उसको ढंग से सुनना, उसको समझना। पेड अप कैपिटल के लिए बोल रखा है, पेड अप कैपिटल अगर तुम्हारी 10 करोड़ और मोर है तो तुम्हें किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? ऑडिट कमेटी को। अगर तुम्हारा पेड अप कैपिटल 10 करोड़ हो गया, डॉट 10 करोड़, एग्जैक्ट 10 करोड़, तो भी मुझे ऑडिट कमेटी चाहिए। आई वॉन्ट दिस ऑडिट कमेटी। समझ गए? अगर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो भी कौन चाहिए? ऑडिट कमेटी। बोले क्या है तुम्हारा टर्नओवर? बोले 99 लाख, 99 करोड़ 99 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है? बोले 100 करोड़ डॉट, भाई ऑडिट कमेटी अपॉइंट कर रहे। समझ आ गया? तो पेड अप कैपिटल आ गया, टर्नओवर आ गया। अब बात करते हैं बोरोइंग्स के बारे में।
बोरिंग्स मतलब डिबेंचर, लोन्स, हर तरीके की बोरिंग्स, उसमें आपके पास कितना है, मोर देन 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़, मतलब डॉट 50 करोड़ हो गया। बोले आज लोन कितना है, बोले 50 करोड़ का, ठीक है। बोले ऑडिट कमेटी अपॉइंट करो, बोले नहीं 1 रुपए का और लोन ले ले, ठीक है, ये ले 1 रुपए, ये लोन है बेटा, अब तू ऑडिट कमेटी अपॉइंट कर ले। तो ये 50 करोड़ के ऊपर की बात करता है, बरोबर। बात समझ आ गई, तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो लिख के आएंगे जब, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, समझ आ गया ना। तो अगर डॉट 50 करोड़ है तो आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, 50 करोड़ से ज्यादा होना जरूरी है। तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन 177 आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, ऑडिट कमेटी के प्रोविजन एप्लीकेबल। समझ आ गया। तो ऑल पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग एग्रीगेट लोन्स और बोरिंग्स मोर देन 50 करोड़। समझ आ गया। और ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज या लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल। समझ आ गया, डन, ठीक है। ये तो एक बार एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर हमेशा एप्लीकेबल। नहीं, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नहीं है, ठीक है। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ 177, और कंपनी का है छोटे से टाइम के लिए लोन ले लेती है, क्योंकि यहाँ पे ना टर्म लोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, वर्किंग कैपिटल लोन की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टर्म लोन्स की। डिवेंचर्स अगर आपने इशू करे तो थोड़े से टाइम के लिए थोड़ी इशू करोगे कि डिवेंचर अरे 2 महीने के लिए इशू कर देते हैं। भाई मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में, नहीं टर्म लोन के बारे में, ठीक है। तो टर्म लोन तो लॉन्ग टर्म का ही होता है, तभी तो उसे टर्म लोन कहा जा रहा है। शॉर्ट टर्म लोन्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो 2 महीने में 3 महीने में चुका देंगे। वर्किंग कैपिटल के बारे में बात नहीं कर रहे, वो चलता है। क्रेडिटर के बारे में बात नहीं कर रहे, वो चलता है, ठीक है। भाई आपके बिजनेस में क्रेडिट तो हो गई ना, तो उसको लोन मत मान लेना। लोन मतलब टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है। समझ आ गई, ठीक है। एज पर प्रोविजन ऑफ 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑडिट कमेटी परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है ऑडिट कमेटी। सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, बट आपको सिर्फ यहाँ पे क्या बताया जाएगा, ऑडिटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के ऊपर जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया उसके बारे में बताया जाएगा और कुछ नहीं बताया जाएगा। मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ दी कंपनी। समझ आ गया। ऑडिटर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा, ठीक है, कितने लोगों में से अपॉइंट करा जाएगा, ये सब। तो रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। ये टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब अग्रीइंग अपॉन दी, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये टर्म्स एंड कंडीशंस, अग्रीमेंट की क्या कंडीशंस रहेगी, समझ आ गया, ये वो बोल रहा है। हाँ अरे बाबा टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना यार, अरे क्वालिफिकेशन अलग होता है, टर्म्स अलग होती है भाई। हाँ अलग है, एकदम अलग है। अरे भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी कंडीशंस होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, कि सर आपको फीस इतने टाइम में मिलेगी, आपको इस टाइम पे आके ऑडिट करनी पड़ेगी, आप अपनी तरफ से बता दो क्या करोगे, ये सब चीज़ है, ठीक है। क्या हुआ, अरे ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो यहाँ पे, तुम जॉब कराने के लिए नहीं लेके आ रहे हो तुम। ऑडिट टाइम ऐसे वैसे डिसाइड नहीं होता, या फिर बात कर लेते हैं, कंपनी है, अब बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी को खुद को चिंता रहती है अपनी कंपनीज की, तो वो तो ऑडिट करवाना चाहती है, तो उनको बताना पड़ेगा कि सर इतने टाइम में ऑडिट करनी है आपको, ये है हमारी इस टाइम में मीटिंग होती है, एजीएम से पहले पहले आपको ये सारा काम करके देना है, ये करना है वो करना है, तो दैट इज कॉल्ड ए टर्म्स एंड कंडीशन, ओके। एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस अच्छा है कि नहीं है उसको चेक करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद भी एग्जामिन करेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट को खुद भी एग्जामिन करेंगे, तो ये सारे काम खुद करती है ऑडिट कमेटी। समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ऑडिट कमेटी में कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले तो इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट ऑडिट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स मिनिमम चाहिए इसके लिए, और भी बाहर के लोगों को अपन क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे मेजॉरिटी,
अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे कौन, मेजॉरिटी। अब ये मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मतलब अगर 3 ही लोग अपॉइंट करते हो, ठीक है, तो 2 मेजॉरिटी मतलब 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। और ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या हो जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो जाए, ठीक है। हाँ, अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, जिसका कंपनी के साथ एज सच कोई कनेक्शन नहीं होगा और प्लस वो पार्ट टाइम कंपनी में डायरेक्टर होगा। देखिए 2 तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। अब ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसको कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर, और नॉन एग्जीक्यूटिव होता है इसी को कहते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर, ओके। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो एक पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है। हर पार्ट टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता, मगर हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पार्ट टाइम ही होगा, ओके। अब होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर टेक्निकली कंपनी का एम्प्लॉय होता है। क्या होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है, मान लो, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, नाम बोलो आपका, महक। अब महक ने क्या किया, मेरी कंपनी ज्वाइन करी, शी जॉइन माई कंपनी। इसने मेरी कंपनी ज्वाइन करी, लेट्स से HR डिपार्टमेंट के अंदर। HR डिपार्टमेंट के अंदर इसने जॉब ज्वाइन करी, इसका क्या हो गया, इसका, ठीक है, प्रमोशन हो गया, ठीक है, सीनियर बन गई, और प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन हुआ। अब प्रमोशन का स्कोप खत्म हो गया, है ही नहीं फर्दर प्रमोशन हमारी कंपनी में। तो हम लोगों ने इसका नाम रेकमेंड कर दिया कि इसको डायरेक्टर बना देते हैं कंपनी का। समझ आ गया, क्या बना देते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं। अब हमने इसको कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, सीधे सीधे क्या बना दिया, कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। तो नाउ शी हैज बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या बन गई, कंपनी की डायरेक्टर बन गई। तो नाउ शी हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी की डायरेक्टर बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके की जो डायरेक्टर बनी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर। तो होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, हु इज इन दी होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, साथ में डायरेक्टर वाला भी काम कर रहा है। समझ आया, ठीक है। तो ये है HR की तरफ से डायरेक्टर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक डायरेक्टर। मार्केटिंग के बंदे को भी डायरेक्टर बना दिया होगा, ठीक है, फाइनेंस के बंदे को भी डायरेक्टर बना दिया होगा। तो ये होता है होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। समझ आ गया, जो अपनी विविड फील्ड से, अलग अलग फील्ड से आते हैं एंटिटी के अंदर। और दूसरे कौन होते हैं, दूसरे होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। अब जैसे मान लो, जैसे क्या होता है, एक एग्जाम लगता है डायरेक्टर का मैं एग्जाम देता हूँ जाके, वो डायरेक्टर वाला, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मैं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूँ। और मैंने कंपनी में अप्लाई कर दिया कि मेरे को आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना है। तो कंपनी देखेगी मेरी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस वगैरह, कंपनी को लगेगा ठीक है, इनको अपॉइंट कर सकते हैं अपन। तो कंपनी क्या कर देगी, मेरे को अपॉइंट कर सकती है एज ए डायरेक्टर। तो उस टाइम पे मुझे 1 लाख रुपए कंपनी के पास जमा कराने पड़ेंगे, अगर मैं सेल्फ रिकमेंडेशन के लिए जाता हूँ तो 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। मैं अगर अपॉइंट हो गया या 30% वोटिंग मेरे पास आ गई, तो मेरे को पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। और अपॉइंट नहीं हुआ, 30% वोटिंग भी नहीं आई, तो पैसा कंपनी खा जाएगी। समझ आ गया। अच्छा, और कंपनी क्या कर सकती है, पैनल ऑफ डायरेक्टर से, जैसे पैनल ऑफ ऑडिटर होता है ना, कि जिसमें ऑडिटर्स के नाम लिखे होते हैं, उसी तरीके से डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के अंदर भी मेरा नाम लिखा होगा। तो कंपनी को सही लगता है तो कंपनी डायरेक्टली मेरे को अप्रोच करके अपॉइंट कर सकती है कि सर वी वांट टू अपॉइंट यू एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस तरीके से खोज के अपॉइंट किया जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने के लिए आता है। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने आएगा और ऑडिट कमेटी की मीटिंग अटेंड करने आएगा। समझ आ गया, और उसका और कोई काम नहीं होगा। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करा जा रहा है ऑडिट कमेटी के लिए, तो देयर कुड बी ए चांस कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, या फिर वो मास्टर इन फाइनेंस है, मतलब समथिंग ही हैज डन इन फाइनेंस या अकाउंटिंग फील्ड में। समझ आया, क्लैरिटी। नहीं नहीं, वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लेना होता है बस वही लेने आता है। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उससे उसको मतलब नहीं होता, वो तो बोर्ड मीटिंग में ऑब्वियसली डिस्कस हो ही जाएगा। हाँ, दे विल सी दी वाइडर पर्सपेक्टिव, वो छोटी छोटी बातें नहीं देखने आएंगे कंपनी के अंदर, डिसीजन मेकिंग करने आएंगे कंपनी के। समझ आ गया, ठीक है। विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बिसाइड्स ऑडिट कमिटी ऑल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शंस। ऑडिट कमिटी हेल्प इन इंश्योरिंग बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कैंडिडेट बेटर तरीके से काम कर सके, इसके लिए हम बेटर स्टैंडर्ड्स बनाना चाहते हैं कंपनी के अंदर। समझ आ गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिस्टेड कंपनीज, in addition to listed companies, following companies are required to constitute an audit committee। तो लिस्टेड कंपनी के अंदर तो ऑडिट कमेटी होगी होगी, उसके अलावा जो पब्लिक कंपनीज होती है, ठीक है, वही अभी अभी डिस्कस कराने यार। अरे बाबा 10, 100 और 50, समझ आ गया। अब ये बोलता है पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स डिबेंचर्स
एज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है ना, उसको कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे अभी चल रहा है अपना सितंबर का महीना, ठीक है, अब सितंबर का महीना चल रहा है, तो इससे पहले जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे वो पिछले साल के बने होंगे, ठीक है। और अभी तक तो सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की यहाँ पे मीटिंग्स हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की, ठीक है। अब मीटिंग्स हो चुकी है, मीटिंग बुलाने की लास्ट डेट क्या होती है? मीटिंग बुलाने की जो डेट होती है वो होती है विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। लॉ में अभी तक आया नहीं है, पोर्शन आने वाला है, आज ही आ जाएगा, शायद कल आ जाएगा, इतना ही बचा है लॉ में। वो मीटिंग्स वाला जो चैप्टर है ना, उसमें जो मीटिंग वाला पार्ट है वो यही वाला पार्ट बचा है, एजीएम ईजीएम के बारे में, ठीक है। बाकी मेजरली सारा हो गया उसमें। तो इधर एजीएम का आएगा कि भाई एजीएम कितने दिन में बुलानी होती है, तो एजीएम बुलानी होती है अपने को विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बरोबर। तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है आपका? 31 मार्च को। तो लास्ट डेट ऑफ कॉलिंग ईजीएम क्या होती है? एजीएम क्या होती है? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर टेक्निकली लास्ट डेट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करके ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवा के ऑडिट मीटिंग बुलाने की, वो मीटिंग बुलाने की, एजीएम बुलाने की। तो जनरली कंपनीज उससे पहले पहले ही एजीएम बुला लेती है, उससे 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले। और जुलाई में, जून में, कुछ कंपनी जून में बुला लेती है, कोई जुलाई में बुलाती है, कोई अगस्त में बुलाती है, कोई सितंबर तक बुला लेती है। जून एंड से लेकर या जून मिड से लेकर सितंबर मिड में मैक्सिमम कंपनीज की मीटिंग्स खत्म हो जाती है और सबकी हो जाती है। समझ आ गया क्या? ठीक है। तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी को 6 महीने में मीटिंग बुलानी है, बरोबर। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पिछले वाले, दैट इज ऑन 31 मार्च, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो फाइनली कंपनी का टर्नओवर आया, या कंपनी का जो लोन आया, या फिर कंपनी की जो बोरिंग्स आई, मतलब लोन्स एंड बोरिंग्स, या पेड अप कैपिटल आया, उसको देखा जाएगा। फिर उस हिसाब से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब इस साल, कंपनी अपॉइंट करेगी ऑडिटर को, सॉरी ऑडिट कमेटी को। समझ आई बात? तो इस तरीके से देख के क्या करा जाएगा? अपॉइंट करा जाएगा। तो ऐसे साल के बीच में अपना टर्नओवर को नहीं देखा जाएगा, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, उसके बाद जो कंक्लूजन आया उसके बेसिस पे डिसीजन लेके अपॉइंटमेंट करेंगे, बरोबर। बात समझ आई आप लोग को? ऑडिट कमेटी यहाँ पे कैसे अपॉइंट हो रही है? तो ऑडिट कमेटी विल बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑफ दी प्रीवियस ईयर, जस्ट जो पिछले फाइनेंशियल ईयर, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसको देख के ऑडिट कमेटी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। क्लियर है? ना कि साल के बीच में। Therefore, provision of constitution of audit committee applicable only to listed companies and public companies satisfying the criteria above। ठीक है, बरोबर। नीचे वाला एग्जांपल बस वही दे रखा है, टर्नओवर 150 करोड़ का है, क्या करना है? ठीक है, चलो। मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट करे कैसे? तो रूल ऑफ CAAR, ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स बताया था ना, याद है? ठीक है, तो रूल 3 क्या बोलता है? प्रोसीजर बताता है। अब ये प्रोसीजर क्या है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अरे याद है ना, ऑडिट कमेटी ओरिजिनल रिकमेंडेशन अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पसंद आया तो ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगी भाई मुझे तुम्हारा रिकमेंडेशन पसंद नहीं आया, चेंज करो। ऑडिट कमेटी को गुस्सा आ गया, अरे हम तो नहीं कर रहे चेंज, ठीक है, तो ऑडिट कमेटी बता देगी, बोले मैं तो ये रखूंगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी तरफ से नया ऑडिटर अपॉइंट करके अपनी तरफ से नया रिकमेंडेशन देके और शेयर होल्डर्स को बता देंगे, और बता देंगे कि क्यों हमने, रीजंस बता देंगे क्यों हमने नए वाले बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देंगे, बरोबर। ठीक है, हाँ जी सर। 30 सितंबर तक बुलानी पड़ती है एजीएम, यस। 30 सितंबर को नहीं बुला सकते सर, प्रैक्टिकली सर कोई कंपनी नहीं बुलाती 30 सितंबर को। और आप जो बोलना चाहते हो ना उसका मैं आंसर कर देता हूँ, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा मेरे को पता है ना क्या पूछोगे, लॉ में पूछना, ठीक है, मैंने प्रोविजन पूरा थोड़ी बताया, प्रोविजन मैंने बताया भी इतना सा है जितना काम आने की चीज़ है। ओके, हाँ ये बोलना चाहता था कि सर 30 सितंबर को मीटिंग बुलाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, एडजर्न हो गए, अब क्या करें? सुना? कहाँ सुना? वो बोला ही नहीं, वो जो उसने बात बोली वो इतनी सी बोली। अरे बेटा एक्सपीरियंस, ब्रो कोड, अंडरस्टैंडिंग। बात है देखो बंदे की। चलिए समझ आ गया ना?
हाँ हाँ, अरे वो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए आता है। हाँ हाँ, ये रिकमेंडेशन चल रहा है, ये चेयरमैन तो फिर मीटिंग के लिए होता है, कंपनी के अंदर कुछ नहीं चलता। चेयरमैन का काम कंपनी के अंदर बैठ के कुछ नहीं है। बोर्ड मीटिंग के अंदर भी एक चेयरमैन होता है, उसके पास भी सेम पावर होती है, ठीक है। कंपनी जब चल रही है तब तक चेयरमैन का कोई काम नहीं है। मतलब चेयरमैन, एक बंदा चेयरमैन और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, मान लो जैसे अंबानी है, वो चेयरमैन भी है डायरेक्टर भी है। तो जब तक कंपनी चल रही है नॉर्मली तब तक वो डायरेक्टर वाला काम कर रहा है, और जो मीटिंग होगी तो एज ए चेयरमैन की तरह एक्ट करेगा। द चेयरमैन इज ओनली फॉर द मीटिंग एंड फॉर नथिंग एल्स, ऐसा समझ लो। इन केस ऑफ कंपनीज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, मतलब दो तरह की कंपनीज हो गई, या तो पब्लिक हो गई, लिस्टेड हो गई, या फिर पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी को भी तो बनानी होती है ना ऑडिट कमिटी, हाँ या नहीं? अच्छा, लिस्टेड और पब्लिक को भी बनानी पड़ती है, ओके। तो लिस्टेड की क्या क्या कंडीशंस है? लिस्टेड की ना, लिस्टेड की, अरे भाई लिस्टेड की कोई कंडीशन, लिस्टेड तो है, लिस्टेड को बनानी है। पब्लिक की तीन कंडीशन है, तो लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनीज जिनकी तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है। अरे बाबा वापस से सुनो मेरी बात, लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनीज जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, ये है इसका मतलब, समझ आई? तो किस किस को बनानी होती है ऑडिट कमिटी? लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज को जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो आप समझ आया बोलने का मतलब, समझ रहे हो ना? लिस्टेड कंपनीज को तो बनानी है, और पब्लिक कंपनी जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, बरोबर, ठीक है। क्यों सर? अरे भाई लिस्टेड कंपनी है वो ऑलरेडी इससे ज्यादा ऊपर होगी, वो तभी लिस्टेड हुई होगी, समझ आ रहा है? ठीक है भाई, आगे लिखा है इसके अंदर, इन केस ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 द कमिटी एंड in cases where such committee is not required to be constituted, the board shall take into the consideration the qualification experience of the individual or the firm proposed to be considered for appointment। जिन जिन कंपनीज के अंदर अंडर सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है वहां पे ऑडिट कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी, और जिन जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी नहीं बनानी पड़ती वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। समझ आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात का ध्यान रखेंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे कि किस पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। समझ आ गया? ओके, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल पर्सन का या फिर फर्म का, ठीक है। कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर वेदर सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर commensurate with the size and nature of the company and requirements of the company। अब ये साइज और नेचर, साइज और ये रिक्वायरमेंट्स का और commensurate का मतलब समझो भाई। आज जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने नई अभी वो बने सीए बने, आप नए सीए बने, जस्ट अभी सीए बन के बाहर निकल के आए हो एकदम फ्रेशली, ठीक है फ्रेशली, ठीक है, डिग्री होल्डर बने हो, समझ गए? फ्रेशली आपका रिजल्ट आया है और सी इंस्टीट्यूट ने अभी आपको मेंबरशिप दे दी। अब आप गए सीधे सीधे कहाँ पे? रिलायंस के अंदर, बोले मुझे आपका ऑडिटर बनना है। भाई चपरा से अंदर नहीं जाने देगा। आप एंटर कर रहे हो, बोले क्या क्यों आए हो? बोले आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोले सर प्लीज वेलकम सर। वैसे सर आपका आना क्यों हुआ? वो एक्चुअली क्या है, मेरे को ऑडिट के लिए अप्लाई करना है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना एक्सपीरियंस है सर आपको? बस अभी, अरे यार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये सर सच में, ठीक है। वो बोलता है बस अभी अभी बन गया हूँ, अभी मेंबरशिप नंबर आया, डिग्री अभी आई है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अभी आया है। एक सेकंड सर प्लीज गेट हो रहा सर, मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला कि मैं आपको वहां तक छोड़ने जाऊं। बोले क्यों? अरे भाई तुम इस कंपनी की ऑडिट करोगे कैसे? तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है? नहीं है ना? अरे तो अभी अभी सीए बने हो, कहां से आएगी इतनी नॉलेज? पहले किसी बढ़िया सी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करो, या जैसे कोई बिग फोर्स को ज्वाइन करो, वहां पे बड़ी कंपनी की ऑडिट करो, उसके बाद अपनी फर्म चालू कर देना, तब देख लेंगे हम। यहां नहीं हो पाएगा। अब ये चपरासी तक को पता है तो बाकी लोग को तो पता होगा ही ना। तो क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है यहाँ पे?
qualification, experience of the individual or the firm proposed to be considered for appointment as auditor, whether such qualification, experience are commensurate with the size and nature requirement of the entity. कि जो आपका नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो हमारी कंपनी के लायक है क्या? हमारी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है, इतने टैक्स के प्रोविजंस होते हैं, फंस जाओगे तुम यार। आई बात समझ में? तो क्या आपकी कंपनी हमारी कंपनी के ऑडिट करने लायक, क्या आपकी फर्म हमारी कंपनी के ऑडिट करने लायक है? क्या आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हो? बैंक ऑडिट क्यों नहीं देते सिंगल ऑडिटर को? बैंक ऑडिट क्यों नहीं देते ऐसे कोई नए बने हुए ऑडिटर को? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता भाई। तुम एक्सपीरियंस लो, तुम्हें जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तुरंत तुम्हें क्या कर देंगे, तुरंत तुम्हें यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे। समझ आ गया? हाँ या नहीं? ठीक है भाई, सीए अपने नाम के आगे एसीए लगा लेते हैं और एफसीए लगा लेते हैं। जैसे मैं अपने नाम के आगे एफसीए लगा लेता हूँ, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद एफसीए लग जाता है, जिसका मतलब आप एक क्या हो, ठीक है, आप एक एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब नया नया बना है, कम एक्सपीरियंस है। क्या? अरे क्या? अरे भाई, जब ऑडिट करनी होती है, जब अपने बारे में बताना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, तो ये लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए फेलो मेंबर, चलिए अब आगे लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट while considering the appointment the audit committee on the board as a case may be shall have regard to any order pending proceeding relating to the professional matter of conduct against the proposed auditor before the Institute of Chartered Accountants or any competent court any or by any court। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता है वो पीडब्ल्यूसी की बात बताई थी ना, पीडब्ल्यूसी की बात बताई थी। पीडब्ल्यूसी के ऊपर कितना पेनल्टी लगा था? 13 करोड़ का पेनल्टी लगा था। ठीक है, इंडिया के अंदर, यूएस में तो 30 करोड़ का पेनल्टी बताया था मैंने आपको। ठीक है, 30 करोड़ का पेनल्टी यूएस में लगा था, 13 करोड़ का पेनल्टी इंडिया में लगा था, और 2 साल के लिए लिस्टेड कंपनी और बड़ी कंपनी की ऑडिट करने से मना कर दिया था। अभी मान लो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पीडब्ल्यूसी को अपॉइंटमेंट के लिए। अब पीडब्ल्यूसी को अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा, अरे नहीं भाई, वो तो डिस्क्वालीफाइड है, उसको तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी इसको क्या कर रखा है, बैन कर रखा है ऑडिट करने से। क्लियर हो गया क्या? तो यही बोल रखा है यहाँ पे, इट में बी नोटेड वाइल कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट देखते टाइम पे ऑडिट कमेटी को देखना पड़ेगा विद रिगार्ड टू एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डर तो नहीं आया, जैसे सेबी का ऑर्डर आ गया था, पेंडिंग प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं चल रही, जैसे सेबी का ऑर्डर आने से पहले प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही थी। ठीक है, टू एनी प्रोफेशनल, ठीक है, मैटर ऑफ कंडक्ट, ठीक है, अगेंस्ट दी प्रपोज्ड ऑडिटर, जो प्रपोज्ड ऑडिटर है उसके अगेंस्ट कुछ चल तो नहीं रहा, कोई मैटर तो नहीं चल रहा। कहाँ पे? सीए इंस्टीट्यूट में, किसी और अथॉरिटी के सामने, किसी कोर्ट में। अगर ऐसा चल रहा है तो उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। समझ आ गया? अच्छा, अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें डाइसी लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको बुला के पूछ लो, आसान है ना। The audit committee or the board as a case may be may call for such other information from the proposed auditor as it may deem fit, subject to the provision of rule sub rule 1 where a company is required to constitute the audit committee। जब कंपनी किसको अपॉइंट करेगी? ऑडिट कमेटी को। The committee shall recommend the name of an individual। आप सुनना, ये वही सारी बातें आ गई है ना। चलिए, सभी बताया ना, कोई भी अथॉरिटी भाई, कोई भी, सेबी, ठीक है, हाँ, किसी भी तरीके की, है ना। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, मतलब बोले तो सेक्शन 177 के हिसाब से। ठीक है, द कमिटी शैल रिकमेंड, यहाँ से चालू हो रहा है, द कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू द बोर्ड। तो हम क्या करेंगे, अपन कमिटी है, कमिटी रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हमारी तरफ से रिकमेंडेशन आया है कि इसको आप अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। अपॉइंटमेंट तो तुम कर ही नहीं सकते, इतनी तो तुम्हें है ही नहीं, शेयर होल्डर करेंगे वो, इतनी तो तुम्हारे पास पावर नहीं है। मेरे बोलने का मतलब ये था, अथॉरिटी नहीं है, दैट इज टू बी डन बाय द शेयर होल्डर्स, दैट इज टू बी डन बाय द शेयर होल्डर्स, नॉट बाय यू, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। समझ रहे हो? ये बोलने का मतलब था। The committee shall recommend the name of an individual or firm as auditor to the board for consideration। कि देखो मैंने ये बताया है, इसको कंसिडर कर सकते हैं क्या। And in other cases the board shall consider and recommend। In other cases मतलब where company is not required to constitute audit committee।
मतलब अदर केसेस का मतलब है जहाँ पे कंपनी को, ठीक है, सेक्शन 177 एप्लीकेबल नहीं है। मतलब या तो तुम एक पब्लिक कंपनी हो जो वो 3 थ्रेशोल्ड से नीचे हो, या फिर तुम एक मतलब अनलिस्टेड कंपनी हो। लिस्टेड कंपनी होते तो तुम पे एप्लीकेबल हो गया, तुम अनलिस्टेड कंपनी हो जो थ्रेशोल्ड से नीचे है, या एक प्राइवेट कंपनी है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वही खुद कंसिडर करेगी और वही खुद रेकमेंड करेगी एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर टू दी मेंबर्स इन दी एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। बरोबर, समझ आ गया? बोलो। तो ये रूट जो है ना, रूट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होते हुए जाएगा। मान लो ये 3 लोग कौन है, ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं, बट ये 3 लोग जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं तो बोर्ड के मेंबर्स ही ना अल्टीमेटली। समझ आ रहे हो? ये है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स ही ना। तो ये तीनों ने क्या किया, अपने हिसाब से सोचा, फिर बोर्ड मीटिंग में बताया। तो इनको अगर जाना है शेयर होल्डर्स तक के रूट पे, तो जाना तो हमारे थ्रू ही पड़ेगा। वहीं की गेंद एक बार टिप्पा तो हमारे पास खाएगी खाएगी। तो अगर समझ रहे ऑडिट कमेटी है तो ये अपना रिकमेंडेशन हमें देंगे, हमें सही लगा, कंसिडर किया, तो फिर हम बॉल उछाल के किसको दे देंगे, शेयर होल्डर्स को। और अगर ये है ही नहीं ऑडिट कमेटी, तो डायरेक्ट थ्रो जाएगा हमारी तरफ से शेयर होल्डर के पास, दीज आर रिकमेंडेशंस, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस है। समझ आ गया? बरोबर। बोलो, कोई डाउट है क्या? 3 ऑडिट कमेटी के मेंबर्स जो बनाए, अरे है ना बाबा, ऑडिट कमेटी के ऊपर तो इनके जो मेंबर्स की बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ, ऑडिट कमेटी के ऊपर तो पूरे 4 पेजेस का टॉपिक है, तो आपके यहाँ पे ऑडिट कमेटी के ऊपर सिर्फ इतना सा टॉपिक है, तो आधे पेज का, वो भी सिर्फ ऑडिट वाला पार्ट, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी एलिजिबिलिटी, उनके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा बाहर के लोग जो अपॉइंट हो सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, उसको लोग मीटिंग कितनी बार ऑर्गेनाइज करेंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते टाइम पे और किस किस को बुला सकते हैं वो मीटिंग के अंदर, किस किस के रिकमेंडेशन देख सकते हैं, वो सब अलग है, वो आपके कोर्स का नहीं पार्ट है। ठीक है, फाइनल में वो समझ आ गया? ठीक है, जब अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं फाइनल के अंदर, डायरेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर आता है, वो अभी नहीं आता। इफ द बोर्ड अग्रीज विद द रिकमेंडेशन, यह याद आ गया ना, अब आ गया इनके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या आ गया, रिकमेंडेशन आ गया। अग्री करेंगे तो सीधे मेंबर्स को बता देंगे, डिसएग्री करेंगे तो बोल देंगे वापस। ठीक है, इट शैल फर्दर रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू द और द फर्म एज ऑडिटर टू द मेंबर्स इन एजीएम। बरोबर, ये तो तब है जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोजल दिया, तो इनकी तरफ से क्या हुआ, इनकी तरफ से रिकमेंडेशन आया, और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर गई, अग्री कर गई। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्रीज, बरोबर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री करती है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, तो क्या कर देंगे, बोले यार वापस एक बार देखो यार, मेरे को तो समझ नहीं आया, रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर रिकमेंडेशन साइटिंग रीजंस। ये CITING साइटिंग रीजंस, मतलब रीजंस बताना साथ में, ऐसे थोड़ी कर देंगे भाई, मना कर दिया, बोले यार नहीं समझ आ रहा, तो रीजंस तो बताने पड़ेंगे ना, रीजंस तो बताने पड़ेंगे ना, क्यों समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बोले यार हमारे हिसाब से एक्सपीरियंस कम है, हमारे हिसाब से एक्सपीरियंस कम है, या हमारे हिसाब से डिस्क्वालीफाइड है, हमारे हिसाब से इसके अंदर 2 ही मेंबर्स हैं, दो ही लोगों की फॉर्म है, कम से कम 5 लोगों की फॉर्म को अपॉइंट करो। इस तरीके के जो भी रीजंस होंगे इनके पास वो बता देंगे, साइटिंग रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट। अब क्या होगा, या तो ऑडिट कमेटी मान जाएगी या नहीं मानेगी। ऑडिट कमेटी मान जाती है तो सेम प्रोसेस, और नहीं मानती तो मना कर देगी। बरोबर, इफ द ऑडिट कमिटी आफ्टर कंसिडरिंग द रीजंस, ठीक है, गिवन बाय द बोर्ड डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन। अरे बोले यार 2 ही लोग हैं तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस तो अच्छा है ना इनका, हम तो नहीं कर रहे रिकमेंडेशन वापस से, नहीं हमारे हिसाब से तो यही ठीक है। ठीक है, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर दिस डिसएग्रीमेंट विद द कमिटी, क्योंकि कमिटी इज जस्ट सब पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब 15 लोग का मेजॉरिटी रेकमेंड करेगा, ये तो है ही 3 लोग, तो जीतेगी तो मेजॉरिटी ना, तभी तो बोला, तभी तो डिसएग्री कर गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नहीं तो अग्री कर जाते ना। एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स इन दी एजीएम, तो एजीएम के अंदर क्या करा जाएगा, कंसिडर कर लिया जाएगा, तो वो खुद अपनी तरफ से क्या कर देंगे, ओन रिकमेंडेशन, सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन। समझ आ गया ना? बरोबर, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से।
सिंपल तरीके से बताता हूँ वापस से, ठीक है। जहाँ पे ऑडिट कमेटी का अपॉइंटमेंट होगा वहाँ ऑडिटर का रिकमेंडेशन और ऑडिटर के बारे में सर्च करने का काम होगा ऑडिट कमेटी का। तो ऑडिट कमेटी को अपन ने अपॉइंट करा, ऑडिट कमेटी ने ऑडिटर के बारे में सर्च करा, उन्होंने रिकमेंडेशन बनाया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में आके बताया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर वो जचता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को बता देंगे कि बोले ये हमारी तरफ से, हम सबकी तरफ से रिकमेंडेशन ये है, आप चाहो तो अपॉइंट कर लो शेयर होल्डर्स को। अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। मगर ऑडिट कमेटी ने, अच्छा जब ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो सारा काम सब बना के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, ठीक है। अब ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी की तरफ से एक रिकमेंडेशन आया, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंडेशन सही नहीं लगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रीज़न बता के उसको कैंसिल करके इनको बोल देंगे दोबारा रिकन्सिडरेशन करो, दोबारा चेक करो। इन्होंने दोबारा चेक किया, फिर वही प्रोसेस। बट अगर मान लो इन्होंने कहा कि नहीं हमारी तरफ से फाइनल है लिस्ट, हम इसको वापस से चेक नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑडिट कमेटी डिसाइडेड नॉट टू रिकंसिडर देयर ओरिजिनल रिकमेंडेशन। इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग वापस से कंसिडर नहीं करेंगे हमारी कही हुई बात को, या हमने जो बताया था जिस बंदे के लिए अपॉइंटमेंट के लिए बोला है हम उसको वापस से रिकंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तरफ से वो बेस्ट है। तो उस कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके क्या करेंगे, एक नया, ठीक है, रिकमेंडेशन फ्रेम करेंगे और वो नया रिकमेंडेशन दे देंगे शेयर होल्डर्स को। समझ आ गया अभी? ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में सब होता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं होती, ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती है, ये तो बहुत लिमिटेड केसेस में हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर है। And if the board of directors agrees with the recommendation of audit committee, it shall place the matter for consideration by the members। अच्छा आप सुनो दूसरा पॉइंट, दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो। इन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं कर रहे हमारे ओरिजिनल रिकमेंडेशन को चेंज, हमारे हिसाब से तो सही है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वापस बोर्ड मीटिंग में आए, बोले वैसे तो सही कह रहा है। हाँ हाँ, वो दूसरी बार में मान गए, बट आपने ऐसा बोला नहीं था यार। हाँ हाँ कर सकते हैं, हाँ हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होगा, ठीक है। बोले आप क्या कर सकते हैं, तुम नालायक हो तो करना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए। द ऑडिट कमिटी, द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एजीएम शैल होल्ड ऑफिस, कब तक के लिए? टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, ठीक है। विद जिस मीटिंग से अपॉइंटमेंट हुआ है तो फर्स्ट काउंट करेंगे से लेकर 6th एजीएम तक उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, बरोबर। अब ऑडिटर रेम्यूनरेशन कल से चालू करेंगे, बट ये पैराग्राफ पढ़ के आ जाना। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, जो उसको अपॉइंट करेगा वो उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट करा तो वो फिक्स करेंगे, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट करा तो वो फिक्स करेंगे, सीएजी अपॉइंट करेगा तो वो फिक्स करेगा, ठीक है। सीएजी अपॉइंट करेगा तो भी शेयर होल्डर्स ही फिक्स करेंगे, ओके। चलिए हाँ, कुछ भी होगा तो ऑडिटर को चेंज कर सकते हैं निश्चय। जब ऑडिट कमेटी की चलती ही नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने कमेटी बनाई क्यों है? अरे हरिओम, है तो वो ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट ही ना, सारा का सारा डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे ना यार। कोई ऑडिट कमेटी कोई ऐसे अलग से थोड़ी बन के आई है, ऑडिट कमेटी आर इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक सबसेट है वो, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको नहीं समझ आया तो मना कर देंगे, ठीक है। चलिए वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच।